एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की ये सेकेंड क्लास है। कल हमने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और इसके जितने भी डायमेंशन बन सके थे उनको समझने की हमने कोशिश किया था। आज हम मतलब क्वेश्चन गिनेंगे नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हाँ हमने कल 10 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो है आज हम जो 11 के बाद जो क्वेश्चन बचे हुए उनको करेंगे। टारगेट था कि 20 करेंगे बट टाइम हो गया था, तो इसलिए अब आज शुरू करते हैं रियो सम्मेलन से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1992 में जो एजेंडा 21 था इस किस चीज़ से संबंधित था, मतलब कौन सी किससे रिलेटेड था। तो ओजोन लेयर से नहीं था। तो ओजोन लेयर से क्या था, देखिए ओजोन लेयर पे भी बात शुरू होती है 1985 में, 85 में, फिर 87 वियना कन्वेंशन और ये सब सारी चीज़ें, फिर 2016 यहाँ पे क्या होता है किगाली और मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल है और ये है वियना। बस यही 3 है जो एनवायरनमेंट पे पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ओजोन लेयर से संबंधित जो भी 3 मतलब कहने की फैक्ट है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन, देखिए इतना बड़ा सम्मेलन इस काम के लिए तो नहीं होगा, और वो भी एजुकेट करने के लिए, है ना। तो ये कट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, जो भी पॉल्यूशन कर रहा है वो क्या करेगा, पे करेगा। तो ये बहुत बाद की बात है। 1992 में भी अगर इस तरह से शुरू कर देते तो फिर ये डेवलप्ड वर्ल्ड कह देता भाई हम नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। तो ये बहुत बात की बात है। यहाँ इसका सही आंसर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ में हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में अभी जो समस्याएं हो रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है या क्यों हो रही है ना। और एग्रीकल्चर का हमारी हेल्थ से क्या रिलेशन है, ये भी बहुत सीधे सीधे इसका संबंध है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है आज़ादी से। हर चीज़ हम आज़ादी से शुरू करेंगे, है ना। 1950 के आसपास से। इस समय क्या हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास क्या क्या था, हंगर थी यानी कि भूख थी बहुत ज़्यादा, इलिटरेसी थी, है ना, और पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में और जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो क्या था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे था, बहुत ज़्यादा नीचे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है। तो हुआ ये कि 1950 में जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, इसके बाद फिर कई सारे अकाल पड़ते हैं। 1962 कैसे लिखें, 62 सॉरी, हाँ 62 के आसपास जो है यहाँ पे 62-3 में हमारे यहाँ अकाल पड़ता है। तो अब एक फैक्ट आप देखेंगे 65 क्या है यहाँ पे, FCI। मैं जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी भारत में जो आपके संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के पीछे बहुत बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। लेकिन हम चूँकि जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, हमको बस एक लिस्ट दे दी जाती है और उसको रटना रहता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं और बस पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो FCI क्यों बना था, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1965 में यहाँ पे ये बन जाता है। फिर इसी समय जो है 1965 या 1963 में 63 में जो है हम NSC बनाते हैं, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी सीड ही नहीं है। यानी कि ऐसे देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर में ऐसा है कि हर एक जगह पे, जैसे कि आपका धान वाली जो चीज़ें हैं, तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाइव करेंगे, जहाँ पे पानी है। अब धान को अगर आप तेलंगाना में लगाएंगे, जो कि लगाया गया है अभी, मतलब कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले क्या था, तेलंगाना टॉप में था। मतलब भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है कि तेलंगाना को अलग तेलंगाना क्यों बनाया गया था 2014 में, 2014-15, मतलब अलग तेलंगाना बहुत दिन से मांग कर रहा था। वो किस बेस पे मांग कर रहा था, क्योंकि उसके यहाँ डेजर्ट है, मतलब वो कहता है कि हमारे यहाँ बहुत पानी वानी नहीं है। वहाँ की सरकार ने
जो है इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि ज़मीन से पानी अंधाधुंध निकाला गया, जस्ट लाइक आपका पंजाब में। तो पंजाब में भी बहुत सारे डार्क जोन में मतलब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक चले गए। किस लिए? क्योंकि पंजाब में आप देखें कि धान में, गेहूं में और गन्ना, इसमें पानी बहुत लगता है और पंजाब इन तीनों में आगे रहता है। जबकि पंजाब जैसी जगह में मतलब शुगर केन तो करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो पंजाब क्या कर रहा है? पंजाब जो एग्रीकल्चर कर रहा है, खास करके जो शुगर केन की एग्रीकल्चर कर रहा है, वो उसके वाटर लेवल को क्या कर रही है? नीचे लेके जा रही है। तो यानी कि ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है क्या? नहीं है। आप आज के पानी को आज यूज कर ले रहे हो, कल भी जो आने वाला पानी है उसको भी आज यूज कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बात शुरू करते हैं, मतलब वापस आते हैं 1965-66 के आसपास। हमारे देश में जब ये सब सारी समस्याएं चल रही थी तो हुआ ये कि 1965-66 में हमने कहा कि भाई हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या शुरू किया? जय जवान जय किसान। तो जय जवान का मतलब क्या होता है? उस समय हम 1962, अब देखिए ये सब हर एक चीज़ जुड़ी हुई है ना। 1962 में हम चाइना से लड़ते हैं, तो यहाँ पे किसकी मतलब नीड थी? ये थी आर्मी की। और 1900 यही 63-64 में क्या हो गया? हमारे पास जो है खाने के लिए भुखमरी वाली, हंगर वाली जो कंडीशन है वो आ गई। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी? फार्मर की, ठीक है। तो जवान और किसान दोनों की नीड थी। तो यहाँ पे नारा दे दिया गया कि भाई अब हम जो है अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर को मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शुरू होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। कंडीशन ऐसी थी कि PL 480 इस नाम का एक सीड है जो वहाँ पे अपने मतलब जानवरों को खिलाने के लिए यूज होता था, वो इंडिया आया था हमारे लोगों को खाने के लिए। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? देखिए एग्रीकल्चर में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 है आपका सीड, नंबर 2 है इरिगेशन, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस पे तो कोई काम किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे काम किया था। सीड हो गया, इरिगेशन हो गया, और आपका न्यूट्रिशन मतलब फर्टिलाइज़र। इन तीनों चीज़ों पे क्वालिटी सीड के लिए फिर हाई यील्डिंग वैरायटी, ये सब सारी चीज़ें। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम भी निकाला गया, है ना। तो इस तरह से इन सब पे काम किया गया। तो काम करते हुए फिर क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ा, है ना, नो डाउट। हमने लगभग 500 गुना जो है प्रोडक्शन ज़्यादा किया। किसका? गेहूं का, और आई थिंक चावल का भी, यानी कि राइस का, ठीक है। तो गेहूं और चावल में, चूँकि यही दो ऐसी फसलें हैं कि अगर हम इनको उगा लेते हैं, इनको ग्रो कर लेते हैं, तो हमारी जो भूख है कम से कम हम भूखमरी वाली कंडीशन से, स्टेज से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इस पे ही काम हुआ। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे, मैं एक ही टाइमलाइन पूरी कर लेता हूँ। 1970 तो सरकार ने देखा कि भाई ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सब कुछ ठीक ठाक बढ़ गया। तो यहाँ पे फ्लड रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। फ्लड रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई अब खाने के लिए तो चलो ठीक है, आपके पास जो है क्या हो गया, मतलब अनाज है, लेकिन पीने के लिए दूध नहीं है। तो वर्गीज कुरियन को हायर किया जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब विवाद है कि उन्होंने मैक्सिमम जो है जर्सी, HF इस तरह की जो मतलब फॉरेन ब्रीड थी उसको यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो ठीक है जो भी है, बट यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पे मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। मीट का प्रोडक्शन बढ़ता है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा, किस चीज़ का? मीट का, ठीक है। इसके बाद फिर और जो है आगे चल के येलो क्रांति, आई थिंक तेल के लिए शुरू होती है, फिर गोल्डन येलो यानी कि जूट के लिए शुरू होती है, हनी के लिए, बहुत अलग अलग क्रांतियाँ शुरू होती हैं। तो अभी मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करता हूँ वापस से आके। तो जिस समय ये ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दो सबसे बड़े जो है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो इससे रीजनल डिस्पैरिटी। इसका मतलब क्या है? अब रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो जैसे भारत का मैप मैं बना पाऊँगा, कोशिश करता हूँ ऐसे करके कुछ, ये पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है। इस एरिया को छोड़ दिया जाए, ठीक है।
इस एरिया को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका मतलब पेनिट्रेशन नहीं हो पाया किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो हुआ ये कि बिहार, झारखंड, आपका ये इधर वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, छत्तीसगढ़ का है, एमपी वाला जो एरिया, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो किसान है, एक फार्मर है इन स्टेट्स का और दूसरा फार्मर है ये वाले जो 2-3 स्टेट हैं यहाँ के, इनके बीच में क्या बढ़ा, गैप बढ़ा किसका, गरीबी का। तो रीजनल डिस्पैरिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो हमारे हेल्थ को लेकर के हुई, ठीक है। हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जैसे कि ये पंजाब है ना, पंजाब से एक ट्रेन चलानी पड़ी ऐसे करके, कहाँ के लिए, गुजरात के लिए। और ये ट्रेन किस काम के लिए चली, ये ट्रेन चली सिर्फ कैंसर पेशेंट को ले जाने वाली। यानी कि कैंसर के मरीज, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड, इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सब सारी चीज़ें यूज की गई कि हमको एक कैंसर की ट्रेन चलानी पड़ी, कहाँ के लिए, गुजरात के लिए, ठीक है। तो हेल्थ पे हम अगर बात करें तो ये हेल्थ में भी 2 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहली हेल्थ है सॉइल की और दूसरी है ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, है ना भाई। हम एनिमल हेल्थ भी तो ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी है भाई, दूध खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये सब क्या है, उसी से जुड़ा हुआ है। सॉइल की हेल्थ में क्या हुआ, अभी जो रेशियो है, रेशियो क्या होता है, जैसे NPK, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे तो ज्योग्राफी में मिलेंगे, एग्रीकल्चर में मिलेंगे, एनवायरनमेंट में मिलेंगे, इकोलॉजी में मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगे। बट एक चीज़ जब यहाँ पे जुड़ी हुई है तो मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। NPK का जो रेशियो होता है, जो आइडियल, जो ICR या जो भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है वो रिकमेंड करते हैं, ये है 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन होना चाहिए इतना, फास्फोरस होना चाहिए इतना और पोटास होना चाहिए इतना। यानी कि अगर आप 4 बोरी मतलब नाइट्रोजन डालते हैं तो 2 बोरी आप इसको डालेंगे, मतलब सॉरी बोरी नहीं, मतलब मैं जस्ट एक मतलब रेशियो बता रहा हूँ। बट अभी करंट में क्या हो रहा है, करंट में हो रहा है 9:2:1, मतलब हम जो है यूरिया सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों महंगे होते हैं थोड़ा सा, पोटास और फास्फोरस, यानी कि ये महंगे होते हैं और उपलब्ध भी ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से बाहर से ही आती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बट अभी कुछ हम बना पा रहे हैं। 9, यानी कि यहाँ पे नीड कितनी है, 4 की, हम डाल कितना रहे, लगभग 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है जो सॉइल की जो कंडीशन है, सॉइल की जो हेल्थ है वो क्या हो रही है, डिटेरियोर, मतलब ख़राब हो रही। जब सॉइल की हेल्थ ख़राब होगी तो फिर उससे होने वाला प्रोडक्शन कैसा होगा। अभी कुछ दिन पहले, मतलब बहुत पहले, यानी कि 30-40 साल पहले, कभी किसी से बात करेंगे, जैसे कि कुछ दालें होती थी, जब उनको हम बनाते थे तो उनमें एक अलग तरह की जो है सुगंध आती थी ना, अच्छी महक आती थी। अभी वो नहीं है, क्यों, क्योंकि सॉइल में जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं, है ना, इतने सारे फर्टिलाइजर्स को यूज किया। पहले गोबर की खाद और ग्रीन जो लीव्स होती थी, जैसे ढेंचा हो गया, सनई हो गया, वो यूज करते थे, अभी तो वो बचा नहीं। तो क्या हो रहा है, सॉइल की जो है हेल्थ ख़राब हो रही है। इससे क्या हो रहा है, सॉइल में जो है एसिडिटी बढ़ रही है, सॉइल जो है एल्कलाइन हो रही है, इसका pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 8 या 8 से ऊपर जा रहा है। तो pH का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं, ये है 7 के आसपास का एरिया, इधर जाएगा तो एल्कलाइन होगा, इधर जाएगा तो एसिडिक होगा, यानी कि 7 से कम है तो एसिडिक हो गया और 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन हो गया। जैसे ही ये 7 से ऊपर चली जाती है सॉइल, अब इसको समझिएगा, जैसे ही 7 से ऊपर सॉइल का pH चला जाता है तो ये सॉइल ऐसी हो जाती है जो इस रेंज में मैक्सिमम, मान लीजिए कि सपोज करें कि यहाँ पे अगर हम 200 फसलें हम इस रेंज में ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचती हैं 20। यानी कि आज टुडे हम फर्टिलाइज़र को यूज करके अपनी सॉइल को इस तरह से ख़राब कर देते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को 180 फसलें कम उगाने को मिलेंगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो अब ये जो बात होती है ना, वो कौन सा 1987 में जो आई थी बात, ब्रंटलैंड रिपोर्ट वाली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, वो क्या कर रहा था कि आज की नीड को पूरा करना है, कल के लिए बचाना है। बट यहाँ पे हम 180 क्रॉप ही कम कर दे रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर समझनी है। अब बात करते हैं जिस पे हमने 500% या 400%, एग्जैक्ट मुझे अभी थोड़ा डाउट है, बट हाँ ऐसे ही है। तो यानी कि वीट और राइस,
ये क्या है, आज ये जैसे कि हम उसको बोलते हैं ना गेहूं को नहीं, यूकेलिप्टस को सफ़ेदा जिसको बोलते हैं लोकल में, अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। यूकेलिप्टस क्या है, ये स्वयं यानी कि जो हमारे दलदली क्षेत्र हैं उनको ख़त्म करने के लिए लाया गया, तभी ये क्या है आतंकवादी बन गया है। इसी तरह से जो गेहूं और धान का जो कल्टीवेशन है ये आज इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ये टेरर बन गया है, आतंक बन गया है। कैसे बन गया इसको समझते हैं। देखिए ये है आपका खेत, ठीक है। खेत में हमने मान लीजिए कि 5 से 6 इंच या ऐसे इतना ही 5 से 6 इंच जो है इसकी जुताई करते हैं, है ना। इसके बाद इसकी जो जड़ें हैं गेहूं और धान की इतनी रहती हैं, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जाती। हो क्या रहा है कि हम इतनी जो ये वाला है इसको पूरी तरह से अनटच है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा का मतलब अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है, देखिए जैसे हम यहाँ पे न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन डाला तो ये न्यूट्रिशन लीच आउट करके जब हम पानी देते हैं तो लीच करके नीचे भी जाएगा, ऐसे करके, है ना, यहाँ पे जाएगा। तो हो क्या रहा है कि सिर्फ इतना ये यहाँ पे जो एरिया है यहीं पे, चूँकि इसकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं गेहूँ और धान की, मैं जब कभी इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगा तो उसको दिखाऊँगा प्रॉपर। इन्वायरमेंट की जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी होती हैं, सॉरी उसकी धान और गेहूँ की। तो क्या होता है कि ये बहुत छोटे एरिया से इसको सक कर पाते हैं, मतलब सूख पाते हैं या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके नीचे पूरा रेस्ट होता है, ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एयरेशन है, यानी कि जो मतलब, और ये हैवी मशीनरी हम इस समय यूज कर ही रहे हैं जुताई में, है ना, कंबाइनर हो गया, रोटोवेटर हो गया, इस तरह से। तो जो केचुए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो हमारे मतलब गुड बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में हैं, जो जैसे कि अब जब भी पहली बारिश होती है तो उसमें आपको जो मिट्टी की एक सुगंध आती है, वो सुगंध क्यों आती है, वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कुछ टाइम के बाद ऐसी कोई सुगंध नहीं है, कि ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय मतलब इसका सलूशन क्या है कि यहाँ पे जैसे कि हम एक पूरे साल में 1 या 2 इस तरह की फसलें लें जो न्यूट्रिशन को यहाँ से भी ले, यानी कि उनकी जड़ें कहाँ जाएँ, नीचे जाएँ, ऐसे करके। इसीलिए आप जब भी देखते हैं कि जैसे हमने एक खेत में आलू यहाँ पे ग्रो किया, आलू भी ऐसे ही रहता है, बहुत नीचे नहीं जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डाला जाता है। तो इसके बाद जो भी फसल ली जाती है तो उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ से वो क्या कर लेगा, मतलब न्यूट्रिशन को ले लेता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो वीट और राइस का जो मतलब पूरा सिस्टम है, और इसमें हम दालें नहीं ग्रो कर रहे हैं, ऑयल सीड नहीं कर रहे हैं, तिलहन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है डिपेंडेंट है किस पे, सॉरी इंपोर्ट। हम बहुत बड़ी मात्रा में दलहन और तिलहन का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दुनिया से। क्लियर। तो आई थिंक ये बात यहाँ पे पूरी क्लियर हो जाती है कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ज़रूरी क्यों है। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आत्मनिर्भरता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, WTO कुछ नहीं, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। यहाँ पे इसका वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो गया। फिर लिमिट टू ग्रोथ, क्योंकि ये वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही है, तो यहाँ पे मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कब इसको दिया गया था, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया था 1972 में, क्लब ऑफ रोम। यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को इसमें क्या है, एजुकेशन है, कल्चर है ना, इन सब सारी चीज़ों पे ये बहुत सारा काम करता है, बच्चों पे रिपोर्ट और ये एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे काम करता है। ब्रेंटलैंड रिपोर्ट आपका 1987 एजेंडा 21। ये डेट मैं वापस से इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। वाटर साइकिल को संचालित करने के लिए, जल चक्र को संचालित करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, प्रेरक शक्ति है वो क्या है। तो वाटर साइकिल को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सोर्स, मतलब सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो वाटर साइकिल नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होगी, वो इतनी स्लो होगी कि उसका चलना ना चलना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट हो गिरेगी यहाँ पे ऐसे करके, पानी उड़ेगा ऊपर वाष्प बन के, फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्लाउड यानी कि बादल बनेगा।
ठीक है, बादल बनेगा, बादल बनने के बाद फिर क्या होगा, वापस से यहाँ पे रेनफॉल होगी। तो इसलिए इसके लिए सबसे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है आपका कार्बन साइकिल में सबसे मेजर रोल किसका है, अगर हम देखें तो लिविंग में अगर देखें तो जितने भी लिविंग एनिमल हैं, एनिमल मतलब इंसान भी उस पर आ जाता है। और आजकल हम जो कोल इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग है, इवन माइनिंग में भी होता है और जब आप बिजली बनाते हैं वहाँ पे भी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं क्या, कार्बन को इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। और इसको घटाता कौन है, तो ये फॉरेस्ट जो है इसको कम करते हैं। हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल मतलब हाइड्रोजन किस तरह से ऐड होता है, बनता है, ये सब नाइट्रोजन का जो है इसी तरह से। तो नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये साइकिल में एक बार एक साथ ही इनको करूँगा जिससे कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाए। यूपीएससी में एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से विचार करना है, विचार क्या करना है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है वो सड़ रहा है ना, और वॉल्केनिक जो एक्शन हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, यानी कि ज्वालामुखी का फटना है ना। तो इसमें से कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में कौन कौन ऐसा प्रोसेस है जो ऐड कर रहा है। क्वेश्चन को ये तो ठीक है, बट इसको ठीक से पढ़ना होता है। अगर यहाँ पे करे कि कौन कौन सा ऐसा तरीका है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं कर रहा है, तो पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऐड करता है क्या, नहीं। ये क्या करता है, कार्बन की मात्रा को, CO2 की मात्रा को ये कम करता है, ठीक। रेस्पिरेशन क्या करता है, कोई भी लिविंग जो प्राणी है वो जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं CO2 को। अच्छा, एक यहाँ पे एक फैक्ट है, बड़ा थोड़ा सा अजीब सा है कि जब हम अपने सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, बट वो जो गैस होती है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है मिक्स होती है। उस मिक्स गैस में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। क्वेश्चन फिर से कह रहा हूँ, जब हम सांस बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के माध्यम से तो उसमें O2 का परसेंटेज क्या होता है। जब हम लेते हैं तो ठीक है ये 21% के आसपास होते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो कितना रहता है ये आपको बताना है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा तो सिंपल है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन बनेगा ही। वॉल्केनिक एरप्शन से भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका ये तीनों सही है, 2 3 4, तो ये वाला आपका क्लियर हो जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है, ये हमने देख लिया है। 1972 को क्या हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसी कॉन्फ्रेंस में UNEP है ना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनको ऐड किया गया था। और यहाँ से फिर ये शुरू हो जाते हैं मनाना। पहली बार कब मनाया गया था ये आपको कमेंट में बताना है। 2 फैक्ट में है, और ये है आपका मतलब, ठीक है मैं एक और लिख दे रहा हूँ, इस जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि पहला एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। 5 जून को हम मनाते हैं, बट पहली बार कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑल PCS इसलिए लिखा है, हर मतलब हर स्टेट में पूछा है इसको। इसके बाद फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कूट लिखे हुए हैं, ये PCS मेन से पूछा हुआ है। इंडिया एक ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री है, नहीं। भारत में ओवर अर्बनाइजेशन नहीं है। भारत के अधिकांश बड़े सिटी में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, हाँ ये ठीक है। हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है, 30 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 30 के ही आसपास है। तो हम ओवर अर्बनाइज्ड नहीं है। अर्बन ओवर मतलब पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन है कहाँ पे, अर्बन एरिया में, लेकिन अर्बनाइज हम नहीं हैं। तो यहाँ पे एक गलत है और ये R सही है। हाँ, अधिकांश बड़े सिटी में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही है। भारतीय एग्रीकल्चर में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की अवधारणा महत्वपूर्ण है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना। यहाँ पे देखिए, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण किसका, एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में किसका संरक्षण करेंगे, अपने सॉइल का करेंगे, और जो पानी है यानी कि इरीगेशन वाटर है, तो इनका जो हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे।
तो उसमें से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये पूछ रहा है तो क्या क्या करना चाहिए। तो मोनोकल्चर से बचना चाहिए क्या, तो हाँ सही है। मोनो का मतलब होता है एक, कल्चर का मतलब होता है खेती करना, एक फसल की खेती करना। एक फसल मतलब हम धान 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 करते रहें, या गेहूँ 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 कर रहे हैं, धान गेहूँ लगभग लगभग, मतलब ये मोनोकल्चर नहीं है, बट इसकी चूँकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है, जो रूट जोन है, वो दोनों का लगभग लगभग सेम है, तो वो भी एक तरह से मोनोकल्चर में ही आ जाता है। तो इनको क्या करना है, यहाँ से बचना है। देखिए लिखा हुआ है ना, मोनोकल्चर प्रथाओं से बचना है, तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। मिनिमम टिलेज को अपनाना है। मिनिमम टिलेज का मतलब क्या होता है, ये है हमारा खेत, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से कोई एक फसल बो रखी है, ठीक है, ग्रो कर रखी है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि धान है। अब धान के बाद जो है हमें कुछ मान लीजिए नेक्स्ट जैसे मटर लेना है रबी में। ये खरीफ, धान किस में आता है, खरीफ में आता है ना। अब रबी में हम जो है हमें लेना है मटर, तो हम मिनिमम मतलब मिनिमम टिलेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको मिनिमम डिस्टर्ब, यानी कि पूरी खेत को ना जोतें, ठीक है। यहाँ हम कुछ कुछ दूरी पे मटर के दानों को क्या कर दें, बो दें, और यहाँ आसपास के क्षेत्र में ही क्या करें, गुड़ाई कर दें और इसको बो दें। तो ये क्या हो गया, मिनिमम टिलेज हो गया। इससे क्या होगा कि ये वाली जो सॉइल है ये पूरी तरह से सेफ रहेगी। सॉरी, ये इधर यहाँ पे ये पूरा सेफ रहेगी। सिर्फ इतने एरिया को डिस्टर्ब किया, इसको किया, इसको किया, और यहाँ पे हमने एक एक सीड जो है डाल दिए। तो यहाँ पे जो टिलेज है, यानी कि जो भू परिष्करण है, वो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। एक होता है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, यानी कि जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसके आसपास के एरिया को भी थोड़ा सा जुताई या कुछ उस तरह से कर देंगे। उस पर क्या होता है, जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि फसल बोई हुई है, 4 ये पेड़ है। अब जीरो टिलेज में क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा एरिया यहाँ पे खोद के यहाँ पे कोई प्लांट लगाना है, लगा देंगे बस, या सीड डालना है, डाल दिए, बस हो गया जी। ये खत्म हो जाएगी, फिर ये बच जाएगी। तो ये होता है जीरो टिलेज। तो वो भी इसी में आता है, मिनिमम टिलेज भी इसी में आता है। तो ठीक है, हम इसको करेंगे। प्लांटेशन क्रॉप की खेती से बचना। अब देखिए, प्लांटेशन क्रॉप की खेती का कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ एनवायरनमेंट को नुकसान ही कर देगा, तो ये डायरेक्टली इस तरह से ये नहीं है, ठीक है। फिर क्रॉप रेजिड्यू का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढकना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी खेत है, ठीक है, खेत है हमारा। और अभी मान के चलिए कि कोई महीना है, मई या जून का महीना है, मई या जून का महीना है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई फसल नहीं ग्रो कर रखी है ना, कोई फसल ग्रो नहीं कर रखी। अभी हमने जुताई करके इसको खेत को डाल दिया है। जब खेत को हम ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जब भी यहाँ पे मई जून में हवाएं चलेंगी तो ये सॉइल को उड़ा के ले जाएंगे, ठीक है। सॉइल को जब उड़ा के ले जाएंगे तो ये जो ऊपर का प्रोडक्शन, मतलब जो हाईली प्रोडक्टिव सॉइल है, वो क्या होगी, लॉस होगा, नुकसान होगा। उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक मोटी परत चढ़ाते हैं किसी चीज़ की। पर चढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक कोई चादर लेकर डाल देते हैं, बट इस तरह से हम मल्चिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मल्चिंग। अब ये मल्चिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि आपका प्लास्टिक मल्चिंग होती है। बहुत सारे हम, जैसे कि धान है या गेहूँ है, इसका पुआल है, इसका जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम वहीं खेत में छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है कि ये ऊपर एक कवर की तरह काम करता है, और डायरेक्ट जो सनलाइट आती है, जिससे कि मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स उड़ सकते हैं, वो बच जाएगा। दूसरा, रेनफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये आपकी सॉइल जो है, ये खेत जुता हुआ पड़ा है, तो क्या होगा, ऊपर की मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से ये मल्चिंग करते हैं। तो यही है क्रॉप रेजिड्यू का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढकना, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है वो बच जाएगी, यानी कि कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप सीक्वेंसिंग, टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, स्पेशियल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं, और ये सवाल यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। जो एग्रीकल्चर वाला नोट्स होगा वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहला है क्या, क्रॉप रोटेशन। इसको हम देखते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि
अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना वीट और राइस वाली, तो वीट राइस के साथ समस्या क्या थी, इसके साथ समस्या ये थी कि यहाँ पे जो जड़ें हैं ना बहुत नीचे तक नहीं जा पा रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, वीट राइस को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्राउंड करेंगे, यानी कि चना या अरहर करेंगे, इसको तुर भी कई जगह बोलते हैं, पिजन भी बोलते हैं, उर्द करेंगे, मूंग करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये जो दलहनी फसलें हैं इनकी रूट्स कहाँ जा रही हैं, नीचे तक जा रही हैं। एक तो ये एरेशन यानी कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का जो संचार है वो उसको इम्प्रूव करती हैं, तो सॉइल की जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक होती है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो हमें सॉइल में अलग से नाइट्रोजन नहीं डालनी पड़ती। तो इस तरह से एक बार जो ऊपर जड़ वाली है यानी कि उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें लेना, तो एक तो रूल ये हो गया। दूसरा क्या है, जैसे कि हम पोटैटो यानी कि आलू की खेती करते हैं, आलू क्या है, हैवी फीडर क्रॉप है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसके बाद हम कौन सी फसल लेंगे, इसके बाद हम एक ऐसी फसल लेंगे जिसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसको NPK बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ओके ठीक है। तो कहाँ गया, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो जाती है। फिर दूसरा है हैवी पानी यानी कि जो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, उसके बाद कम वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप को ग्रो करना है। जैसे अभी हमने धान ग्रो किया, ठीक है, फिर हमने गन्ना ग्रो किया, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं। तो अभी क्या करना है, धान के बाद हम कोई ऐसी, जैसे कि चना हो गया, या अभी जैसे हमने मटर ले लिया, या सॉरी गन्ना ले लिया, तो गन्ने के बाद ऐसा कुछ लेना है जो ढेंचा नहीं, मतलब इसका क्या बोलते हैं, जितने भी आपके मिलेट्स हैं, है ना। अभी यूनाइटेड नेशन में 2023 को क्या घोषित किया गया था, मिलेट्स के लिए ईयर घोषित किया गया था। तो यहाँ पे हम मिलेट्स ले लेते हैं, मिलेट्स में पानी कम लगता है, ठीक है। तो इन सबको अपनाना क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थान, इसका मतलब होता है टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग, टेम्पोरल क्या होता है एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसका मतलब स्थान होता है, स्थान चेंज करना है। और यहाँ पे क्रॉप जो है रोटेशन, तो ये भी ठीक है, यानी कि ये वाला भी सही, ये सही, ये सही, और नहीं प्लांटेशन नहीं सही है। 1 3 1 2 4 5 कहीं है, 1 2 4 5, एक ठीक है, एक सही है, मिनिमम टिलेज अपनाना ठीक है, 1 2 ये ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप की खेती से बचना, अच्छा, फिर क्रॉप रेजिड्यू का उपयोग करके मिट्टी सतह को ढकना, 4 तो पक्का है, 1 भी पक्का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन बनाने में आई थिंक मुझसे गड़बड़ हो गया होगा। इसका जो सही होगा 1 सही होगा, दूसरा सही होगा आपका 4 सही होगा, और 5, तो 1 2 4 5 नहीं है कहीं पे, यानी कि 1 3 5 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 1 2 तो होगा ही होगा उसमें, तो कहीं 1 2 5 तो होना ही होना है। तो 1 2 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये 3 4 क्यों नहीं है, 4 तो बिल्कुल रहेगा, तो यही सही है, 1 2 4 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1980 के दशक में जो डेवलपमेंट के नकारात्मक पक्षों पर व्यापक चर्चा हुई, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष नहीं था। 1990 के आसपास जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है, इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, बाकी तो बहुत डिस्प्लेसमेंट, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, इन सब सारी चीज़ों पे बात हुई है। लिमिट टू ग्रोथ, ये हम कल देख चुके हैं, वापस से दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो ठीक है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका मैं टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है कि शाम को ठीक है, 6 to 7, या आप लोग मुझे थोड़ा सा बता देना कि कितने बजे ठीक रहेगा। आई थिंक शाम को 7 बजे ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, और कोशिश ये करते हैं कि इसके साथ ही एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें। तो मैं स्टार्ट करूँगा क्या, पॉलिटी, ठीक है, थैंक यू।